हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ लिया है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। वहाँ हम लोग बोले थे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज वो मौका मिल गया है कि हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है? तो केमिकल शब्द से मतलब होता है केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ शब्द जैसा लगता है, तो सही में यह केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। जैसे पानी जो है उसका केमिकल फार्मूला H2O है, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। पानी का केमिकल फार्मूला चाहे मोलेकुलर फार्मूला जो कहिए H2 है। इसका मतलब कि इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे चाहें कि हाइड्रोजन अलग कर दें ऑक्सीजन अलग कर दें तो नहीं होगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं और उस इलेक्ट्रिक से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये केमिकल इफेक्ट हुआ, करंट के कारण टूटा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो ये पानी टूटा, इसीलिए इसको इफेक्ट ऑफ ये जो हुआ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। और हुआ का तो केमिकल कंपोजिशन इसका टूटा, तो टूटा तो इसलिए केमिकल बोलेंगे, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। तो ये हुआ हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा जाने। वहाँ करंट में जो हम लोग पढ़ते थे तो यह भी देखते थे कि कुछ कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स वो कहलाते थे, उसको कहा गया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बहता हो जाता हो, तब उसको गुड कंडक्टर कहे। जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब गुड कंडक्टर हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन हुए? तो जिसमें बढ़िया से ठीक से इलेक्ट्रिक का करंट प्रवाहित हो जाता है। और बैड कंडक्टर क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन हुए? तो वो हुए जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं बहता है। उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है, उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है, इंसुलेटर भी कहा जाता है। इससे इलेक्ट्रिक नहीं पास करते। जैसे सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी में करंट नहीं बहता है। रबर हो गया, रबर में नहीं बहता है इलेक्ट्रिक करंट, और पीवीसी में नहीं बहता है। तो इस तरह से पॉलीथीन में नहीं बहता। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन ये जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होते थे वो सॉलिड होते थे, वो सॉलिड हुआ करते थे। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड भी गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर हुआ करता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जाता है, पार करता है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। लिक्विड हुआ तो लिक्विड जो हुआ सॉलिड में बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक जाता है। लेकिन जब लिक्विड हो जाता है, जैसे पानी है, डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर में हम लोग करंट भेजेंगे तो उसमें करंट जो है नहीं जा पाता है इधर से उधर। तो वो जो हुआ बैड कंडक्टर हुआ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल वाटर। उसी में यदि हम लोग थोड़ा एसिड डाल दें या बेस डाल दें या कोई साल्ट डाल दें तो वो कंडक्टर हो जाया करता है। और यहाँ जो लिक्विड में जो करंट बहता है
तो वो जो बहता है वो जो चाहे एसिड है चाहे बेस है उसमें दो चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो वही इलेक्ट्रिक के कैरियर बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक को लेकर एक दूसरे से दूसरे जगह जाते हैं। सॉलिड में जो होता है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा जान लें सॉलिड में कैसे इलेक्ट्रिक जाता था और लिक्विड में कैसे जाता है। तो सॉलिड में है कि यहाँ पर जो एटम है चाहे मोलेकुल है अपना स्थान चेंज नहीं करता है। जैसे रड में, लोहे के रड में हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं तो वो रड के जो पार्टिकल्स हैं जहाँ के तहाँ रहते हैं। तो इन सॉलिड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक passage थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन बहता है। passage थ्रू इन सॉलिड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक passage थ्रू इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो सॉलिड में एक जगह से दूसरे जगह बिजली जाया करता है, इलेक्ट्रिक जाया करता है। बट लेकिन इन लिक्विड्स में, लिक्विड कंडक्टर्स, चाहे इन लिक्विड से रखे ना, इन लिक्विड्स इलेक्ट्रिक passage by movement of आयंस बोलते हैं, चार्जेज कहिए ना, चार्जेज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हैं, उनके चार्ज के मूवमेंट से हुआ करता है। इसमें जो है सॉलिड में जब कोई करंट बहता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसका प्रत्येक पार्टिकल जहां का तहां रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो देयर इज नो चेंज इन particles of solid during passing current। जब करंट बहता है तब उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं होता है। वही जब लिक्विड में बहता है, जो लिक्विड में बहता है, लिक्विड कंडक्टर्स कहिए, यहाँ कंडक्टर्स कहीं दीजिए, लिक्विड कंडक्टर्स में जब बहता है तो उसमें केमिकल चेंज आता है। तो इन देयर इज, यहाँ था नो चेंज, यहाँ लिखेंगे केमिकल चेंज, देयर इज केमिकल चेंज इन लिक्विड में केमिकल चेंज होता है, मतलब वो टूट जाता है। वहां टूटा ना, पानी को जो हम लोग को किए तो H2 और O2 में टूट गया, तो वहां पर केमिकल चेंज हो गया, कहीं पर रंग बदल जाता है, तो ये सब केमिकल चेंज है। तो लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। कुछ जो है लिक्विड्स हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उनसे गुजरता है, कुछ है जिनसे बहुत कम गुजरता है, और कुछ लिक्विड्स हैं जिससे एकदम नहीं गुजरता है। तो ये हुआ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जान गए। और कुछ आगे बढ़ने के पहले हम लोग कुछ
टर्म्स हैं जिनके बारे में जान लेंगे तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, तो इसलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने। तो एक वर्ड मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट वो है कोई लिक्विड ही है, इलेक्ट्रोलाइट कोई लिक्विड है जिससे करंट बहता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ए लिक्विड फ्रॉम व्हिच current passage is called electrolyte। इसका एग्जाम्पल में क्या रखें, इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखें, तो एसिडिक कर दें, एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर, और लिख दें बेसिक वाटर, एसिडिक वाटर, बेसिक वाटर, और हो जाएगा चाहे सॉल्यूशन ऑफ बेसिस, सॉल्यूशन ऑफ बेस, और सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स। साल्ट में हम लोग तो जो नमक खाते हैं उसी को साल्ट समझिए, वो साल्ट भी, साल्ट का जो सॉल्यूशन बन जाएगा वह भी, उससे भी करंट पास करेगा, वो उसको भी इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इस तरह से बहुत साल्ट हैं, बहुत बेसेज हैं। बेस में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत एक बेसेज भी हैं। तो ये कॉपर सल्फेट हुआ। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम हम लोग तूतिया सुने होंगे, उसको तूतिया भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को, तूतिया का रंग नीला होता है, तो जब हम इसको पानी में घोलते हैं कभी भी तो पानी का रंग नीला हो जाया करता है, ये पॉइजनस होता है। तो खैर हम लोग जान रहे थे इलेक्ट्रोलाइट, ए लिक्विड फ्रॉम व्हिच करंट पासेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जाम्पल में एसिडिक वाटर, सॉल्यूशन ऑफ बेस, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी साल्ट ही है, कॉपर सल्फेट भी साल्ट ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को जाना। इलेक्ट्रोलाइट भी कहीं पर वीक होता है, कहीं पर स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार का हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट से करंट खूब बढ़िया से बह जाए उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो ये सब जो है एसिडिक वाटर, सॉल्यूशन ऑफ बेस, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग होता है। कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये जो नींबू होता है, नींबू साइट्रिक एसिड होता है, तो नींबू का जो सॉल्यूशन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें बहुत धीरे धीरे बिजली बहता है, धीरे धीरे उस लिक्विड से पार होता है। तो इसको लेमन जूस कहिए, लेमन जूस भी इसका एग्जाम्पल में दे दीजिए। और उसका एग्जाम्पल में तो ये सब चारों आ गया, इसमें लेमन जूस हो गया। और विनेगर जो सिरका होता है घर में हम लोग यूज करते हैं बहुत खाना पीना बनाने में,
तो वो भी होता है। तो लेमन जूस साइट्रिक एसिड होता है, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है, बहुत हल्का होता है। और विनेगर हुआ, ये भी एसिड होता है, बहुत कमजोर एसिड होता है। फिर कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं H2CO3। इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जान गए, अब पढ़ेंगे, बताएंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। अब जानेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। अब एक मान लीजिए सेल है, इसको सेल कहेंगे, ड्राई सेल नहीं कहेंगे बल्कि वेट सेल कहेंगे, चूंकि भींगा हुआ रहता है। तो इसमें जो दो सॉलिड डाले जाते हैं, दो सॉलिड रड्स डाले जाते हैं, इसमें लिक्विड रहता है, वही इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इस फिगर से हम लोग सब समझ जाएंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक लिक्विड हुआ। ये जो है सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सॉलिड रड्स होते हैं। अब ये रड किस चीज का बना हुआ है अलग है, कहीं पर ये ग्रेफाइट रड होता है, जो कार्बन रड भी लोग बोल देते हैं। तो ये ग्रेफाइट रड होता, कार्बन रड, ग्रेफाइट कार्बन कहीं अपरूप है, इसीलिए इसको कहीं कार्बन लोग बोल देंगे, कहीं ग्रेफाइट बोलेंगे। लेकिन हर एक कार्बन में बिजली नहीं बहता है, ग्रेफाइट में बहता है, तो इसलिए हम लोग इसको ग्रेफाइट रड ही कहें। अगर कार्बन है तो ग्रेफाइट है मतलब, या तांबे का हो सकता है, जास्ते का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, कोई दो रड होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कहते हैं, एक निगेटिव कहते हैं। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको उसको निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार का हो गया, एनोड एंड कैथोड। एनोड कौन है, एनोड कौन कहलाया, एनोड कहलाया कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। कैथोड कौन कहलाया, जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, मतलब इस तरह का कनेक्शन होगा, ऐसा कनेक्शन होगा तब इसको नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे। तो वो कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है जो किसको पॉजिटिव कहेंगे किसको नेगेटिव कहेंगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को जाना, इलेक्ट्रोड को जाना। इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड और कैथोड होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ करता। इसको बोल देंगे पूरे को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहें तो अच्छा है। अब हम लोग एक करेंगे कि टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नट, है कि नहीं, कोई भी लिक्विड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, इसका हम लोग जांच करने जा रहे हैं। तो उसके जांच के लिए क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही समझिए, एक बना लिया, मतलब कि एक बीकर ले लिया, इस बीकर में 250 ml डिस्टिल वाटर ले लिए, क्या ले लिए 250 ml 250 ml डिस्टिल्ड
डिस्टिल्ड वाटर ले लिए, है ना। और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, 2 टीस्पून फुल कॉपर सल्फेट डाल देते हैं इसमें, मतलब तुतिया इसमें मिला देते हैं और उसको चला देते हैं। तो चला देते हैं तो रंग इसका हो गया नीला, ब्लू बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं 2 सॉलिड इलेक्ट्रोड, जैसा कि बताए थे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये जो हुआ इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको जो है ऐसे एक स्विच से कनेक्शन किए और फिर आगे जाके बैटरी लगा दिए, फिर ला करके यहाँ जोड़ दिए। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है तो ऐसे करंट जाएगा, ऐसे ना, ऐसे करंट आएगा। हाँ, ऐसे करंट आ रहा है। तो ये हो गया बैटरी, ये हो गया स्विच, ये इलेक्ट्रोड हो गया। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब चूंकि आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, लेकिन इसमें एक और चीज लगाते हैं, इसमें एक बल्ब को लगा देते हैं, बल्ब को लगा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्लोज स्विच को ऑन कर दिए हैं और तो देखते हैं क्या कि ये बल्ब जो है सो जलने लगा। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर बना। तो टेस्ट वेदर ए लिक्विड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो लिक्विड हुआ वही लिक्विड, मतलब अब इलेक्ट्रोलाइट समझें, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। यदि इसी जगह पर चीनी का घोल डाल देते हैं, उसी डिस्टिल वाटर वही है, और यहाँ पर हम चीनी का घोल डाल देते हैं, शुगर सॉल्यूशन, माने शुगर डाल के 2 चम्मच और इसको चला देते हैं, माने इस सब को हटा के, अगर कॉपर सल्फेट नहीं डाल करके चीनी डाल के चला देते हैं तो देखते हैं क्या कि ये बल्ब में जो है फ्लेम जो था, अब फ्लेम नहीं निकल रहा है, फ्लेम नहीं उससे लाइट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि शुगर का जो सॉल्यूशन है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि नहीं है वो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक के लिए कंडक्टर नहीं है, उसमें बिजली नहीं बहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेस्ट कर लिया कि वेदर लिक्विड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वही कोई लिक्विड है कंडक्टर, कोई लिक्विड नहीं है कंडक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने जाता। हाँ, एक बात और कहेंगे कि ये जो है बैटरी का यूज किए, वहाँ हम लोग थर्मल इफेक्ट में सेल का भी प्रयोग कर लेते थे, एक सेल सिंगल सेल का प्रयोग कर लेते थे। लेकिन ये चूंकि उतना बढ़िया कंडक्टर लिक्विड नहीं होता है सॉलिड की तरह, इसलिए हम लोगों ने बैटरी का प्रयोग किया। कई सेल्स जोड़ देने से बैटरी बनता है, तो इस बैटरी का हम लोगों ने प्रयोग किया। तो ये तो हो गया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट कि किसमें जिसमें बह गया वो कंडक्टर हुआ, कुछ हुआ कि उसमें करंट नहीं बहा तो लाइट नहीं जला, इसमें बल्ब में तो नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, ये तो स्ट्रांग और एकदम बैड की बात हो गई।
गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की बात हो गई। लेकिन ऐसे भी कुछ लिक्विड्स हैं जो गुड कंडक्टर भी नहीं हैं, बैड कंडक्टर भी नहीं हैं, लेकिन उनसे बिजली बहता है, उससे बिजली बहता है, लेकिन हम लोग को इस टेस्ट में बल्ब नहीं जलेगा। तब वैसी स्थिति में क्या करेंगे? तब कोई माइन्यूट टेस्ट तो करना पड़ेगा, वही टेस्ट सब जगह कारगर होगा। तो इसके लिए दो टेस्ट अपनाए गए। एक एलईडी लिया जाता है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिट करने वाले डायोड, लाइट इमिट करने वाले डायोड को लेते हैं जहां पर करंट बह रहा है लेकिन यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, उसी स्थिति में। तो डायोड होता क्या है थोड़ा हम लोग जाने। एक इस तरह का ऊपर में बल्ब होता है और इसमें टांग होता है, एक बड़ा टांग होता है, एक छोटा टांग होता है। तो बड़े टांग को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, छोटे टांग को निगेटिव से जोड़ते हैं। अब यहाँ जो है, जो छोटा टांग है निगेटिव तरफ से जोड़ दिया, अब बड़ा टांग है उसको पॉजिटिव तरफ से जोड़ दिया, तो देखते हैं कि एलईडी बल्ब जो है सो जलने लगा। पहले नहीं जल रहा था, कुछ वीक जो थे उनमें नहीं जला। जैसे कि लेमन है, लेमन साइट्रिक एसिड है, अगर यहाँ पर हम लोगों ने साइट्रिक एसिड का यूज किया है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। नींबू का रस डाले हैं नहीं जलेगा। वैसी स्थिति में हम एलईडी लगाते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पर बल्ब की जगह पर लगा देते हैं। देखते हैं कि ये ग्लो होने लगा, ये जलने लगा, तो कहेंगे कि करंट बह रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये भी नहीं जलेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, नीडल कंपास लेते हैं, और उस नीडल कंपास को माचिस का जो डिब्बा होता है जिसमें तिल्ली रखा रहता है, ऐसा टाइप का होता है डिब्बा, ऐसा टाइप का डिब्बा होता है जिसमें तिल्ली आप रखे, तिल्ली रखा हुआ है और उस डिब्बे में तिल्ली घसकता है, आता है तिल्ली का डिब्बा। इसको मैच बॉक्स का बोलिए कार्डबोर्ड बॉक्स कहते हैं, इसको कार्ड बोर्ड बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसके ऊपर तार को लपेट देते हैं, ऐसे 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 तार को लपेट देते हैं। लपेटने के पहले उसमें मैग्नेटिक नीडल को रखे रहते हैं, मैग्नेटिक नीडल को रखे रहते हैं पहले मैग्नेटिक। ये हो गया मैग्नेटिक नीडल, ये मान लीजिए कि मैच बॉक्स हो गया, उल्टा बना रहे हैं, मैच बॉक्स हो गया और इसी में तार को लपेटे रहते हैं। इंसुलेटेड वायर को लपेटे रहते हैं और ये जो है ऐसे है। तो इसको मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, किसी को कहीं से जोड़ देंगे। तो यहाँ बल्ब के जगह पर इसी को लगा देंगे तो देखते हैं क्या कि नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में नीडल में डिफ्लेक्शन होता था कंपास के, तो यहाँ बल्ब के जगह पर वही हम लोग लगा देंगे तो यहाँ नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है। तब हम लोग कहते हैं कि हाँ इसमें करंट बह रहा है। उससे न बल्ब जला न एलईडी जला, लेकिन ये जो है मैग्नेटिक नीडल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीडल अपने मूल जगह से घसक गया, तो वैसी स्थिति में कहेंगे कि इसमें बिजली बह गया। और इसी का यूज सब जगह करते हैं, जहाँ भी यूज करना हो, ज़्यादा करंट वाले में, कम करंट वाले में टेस्ट करने के लिए, चूँकि यह कहीं नहीं फेल होगा। तो वैसी स्थिति में मैग्नेटिक नीडल माने नीडल कंपास
नीडल कंपास का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जान गए कि लिक्विड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, इज और नॉट, ये हम लोगों ने जान लिया। हम लोग डिस्टिल वाटर को कैसे बनाएंगे? डिस्टिल वाटर तो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन उसको कंडक्टर कैसे बनाएंगे? डिस्टिल वाटर मेकिंग कंडक्टर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर को कैसे आप कंडक्टर बनाएंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? कि डिस्टिल वाटर ले लेंगे, मान लीजिए कि 250 ml, चाहे जो रहे, डिस्टिल वाटर मान 250 ml ले लेते हैं, और उसमें 250 बाई एडिंग एसिड इन डिस्टिल्ड वाटर में एसिड मिला देंगे तो वो कंडक्टर हो जाएगा। दूसरा, इसमें बाई एडिंग बेसेज इन डिस्टिल वाटर, बेस मिला देंगे डिस्टिल वाटर में तो वो जो कंडक्टर बन जाएगा। ऐसे डिस्टिल वाटर कंडक्टर नहीं होता है। फिर साल्ट्स मिला देंगे बाई एडिंग साल्ट्स इन डिस्टिल वाटर, हम लोग कंडक्टर बना लेते हैं। तो कैसे डिस्टिल वाटर बनेगा? जान गए, एसिड, बेस और साल्ट तीनों में से कोई मिला देंगे तो वो डिस्टिल वाटर बन जाएगा। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि डिस्टिल वाटर को कैसे हम लोग कंडक्टर बनाएंगे, गुड कंडक्टर बनाएंगे। तो गुड कंडक्टर बनाएंगे चाहे कंडक्टर बनाएंगे, जो रहे तो बनाएंगे। अब हम लोग डेली यूज में कुछ चीज जो यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। कुछ कॉजेज हैं, कुछ कारण हैं, कुछ टर्म्स, कुछ ऐसे घटनाएं हुआ करती हैं पर डे, उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे कि टेप वाटर है, टेप वाटर जो है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें भी मिनरल मिला हुआ रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का साल्ट उसमें मिला हुआ रहता है। जब उसमें थोड़ा भी साल्ट का अंश है, जैसे कि हम लोगों ने जान गया ना कि वाटर में, डिस्टिल वाटर में साल्ट मिले रहने पर वो कंडक्टर हो जाया करता है, तब उसमें कुछ ना कुछ हम लोग जानते हैं कि टेप वाटर हो, चाहे बोरिंग का वाटर हो, चाहे कुएं का वाटर हो, वो सब में कैल्शियम और मैग्नीशियम अन्य भी बहुत साल्ट्स मिले हुए होते हैं। तो वैसी स्थिति में ये जो होता है टेप वाटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब टेप वाटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाथ धो लिए, हाथ धो के स्विच को कहीं बंद करने जाते हैं, पानी है उसमें, हमको करंट मार देगा। तो आपको भी सलाह दी जाती है कि टेप वाटर को छू करके कहीं इलेक्ट्रिक करंट को नहीं छुएं, इलेक्ट्रिक स्विच को, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को नहीं छुएंगे, तो न तब बड़ी घटना हो सकती है। टेप वाटर को जान गए। और घर में आग लगता है, शहर में देखे होंगे आग लगते हुए, तो आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड आता है। फायर ब्रिगेड आता है तो वो पानी का फवारा छोड़ता है, पानी का फाउंटेन छोड़ता है। तो जब फाउंटेन वो छोड़ता है तो अगर घर में बिजली है तो उस स्थिति में वो फाउंटेन जो पानी का धार बन गया, उस धार से करंट बह जाएगा, और करंट जब उसके धार से बहेगा
और जो आदमी ऐसे पानी को स्प्रिंकल कर रहा है तो उस तक तो करंट आ गया, तो उसको करंट मार देगा, वो आदमी मर सकता है। तो तो उस बिजली के चलते वो आदमी मर सकता है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आग बुझाने के पहले उसको वहाँ का, उस घर का, बल्कि उस एरिया का बिजली काट दिया जाता है, तब पानी बुझाने का काम जो स्टाफ रहते हैं फायर ब्रिगेड के तब करते हैं। तो दूसरा हुआ फायर के समय में कैसे हम लोग बिजली को काट देते हैं। तीसरा हुआ रेन का, जब वर्षा हो रही है, हेवी रेन हो रहा है, तो रेन वाटर तो शुद्ध होता है, कहते हैं कि डिस्टिले वाटर जैसा होता है, तो आता ना डिस्टिल वाटर जैसा, लेकिन हवा में CO2 है, और जब पानी से मिलता है H2O से तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3, तो एसिड बन गया, तो एसिड बन गया, वो पानी में मिल गया, तो जब पानी में मिल गया तब वो कंडक्टर न बन गया रेन का पानी। वैसी स्थिति हवा में NO2 भी रहता है, NO2, अब पानी में मिल गया तो बन जाता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, यह भी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और हवा में कुछ SO2 भी रहता है, पानी से मिल गया तो H2SO4 भी बना लेता है। तो इस तरह से रेन वाटर भी एसिडिक हो जाया करता है, होता ही है, हवा में है ये सब चीज, जिसके चलते रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। जब एसिडिक हो जाएगा, घर के बाहर के दीवार में मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिकल मिस्त्री जो है काम करने आए हुए हैं, तो वैसी स्थिति में उनको अगर पानी के संपर्क तार से हो गया है, कहीं तार में लीकेज है, लीकेज कहने का मतलब कि वो बिजली अगर वहाँ से निकल रही है और दीवार से कनेक्शन हो गया है, तो उस स्थिति में उनको करंट मार सकता है और वो मर सकते हैं। हाँ, तो कोई मर सकता है, मतलब बिजली के करंट से, तो वो इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब होता है बिजली के चलते मरना, इलेक्ट्रोक्यूशन। तब इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। फायर ब्रिगेड वाले भी अगर बिजली नहीं काटे रहेंगे तो वहाँ भी इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो वैसी स्थिति के लिए हम लोगों ने जाना टेप वाटर का, कैसे टेप वाटर छू के स्विच और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना है, फायर बुझाने के समय घर के बिजली, बल्कि उस एरिया के पूरे बिजली को काट देंगे। और रेन जब हो रही हो, हैवी रेन हो, चाहे हो रहा हो, वैसी स्थिति में भी घर के बाहर इलेक्ट्रिक ठीक करने का कार्य नहीं किया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह तो फिगर बनाते बनाते हम लोग बहुत इस तरह का फिगर बनाए हैं, फिर एक बार बना रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। बड़ा बना देते हैं, छोटा हो रहा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिए, इसमें 250 ml डिस्टिल वाटर ले लिए। क्या ले लिए? 250 ml डिस्टिल वाटर ले लिए, डिस्टिल्ड वाटर ले लिए। और इसमें 2 चम्मच, चाहे कुछ ड्रॉप्स कहिए, सम
ड्रॉप्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ बूंद इसमें डाल देते हैं, डाल दिए, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। मान लीजिए कार्बन के ही इलेक्ट्रोड हैं, ग्रेफाइट के ही ये इलेक्ट्रोड हैं, इनको डाल दिए और इसको जो है बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं, बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर स्विच रख दिए, स्विच रख दिए और बीच में बल्ब भी रख दिए टेस्ट करने के लिए कि बिजली बढ़ रहा है कि नहीं, चाहे नहीं हो रख सकते हैं, नहीं है रखिए, इसमें क्या जरूरी है रखने का, नहीं रखिए। अब इसको स्विच को क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए तो इसमें करंट बहने लगा, करंट बहने लगा, इधर से करंट आया फिर पानी में गया और पानी में जा कर के फिर करंट इधर आके नेगेटिव की तरफ प्रवेश कर गया। तो इस तरह से हम लोग करीब आधा घंटा तक करंट को प्रवाहित करते हैं। आधा घंटा जब करंट प्रवाहित कर लेते हैं तो देखते हैं क्या, नज़र में नीचे डालेंगे तो यहाँ बुलबुला जैसा गोल गोल दोनों इलेक्ट्रोड से सटे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड से सटे हुए हैं। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये इलेक्ट्रोड हुआ, एक कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, तो इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखे कि यहाँ हवा का बुलबुला दिखाई दे रहा है, तो जब देखे इस बुलबुले को तब पता चलता है कि इसका टेस्ट किया गया, पता चला लिया गया, तो ये जो है सो प्लस पॉजिटिव के पास जो है ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, O2 है, और यहाँ पर H2 आ गया, H2 यहाँ निगेटिव के पास। तो जो H2 का चार्ज पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने के कारण वो निगेटिव के जो डिसिमिलर पोल्स, जो डिसिमिलर चार्जेज हैं एक जगह आ जाते हैं। तो ये निगेटिव के पास पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आ गया, और पॉजिटिव के बाद पास निगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसीलिए वो यहाँ पॉजिटिव के पास आ गया। टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये H2 और O2 हैं, टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट हैं, उसको हम लोग अभी नहीं चर्चा करेंगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ेंगे तब जानेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन अभी हम लोग यही जाने। तो इसके भीतर जो हम लोग पानी लिए थे डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, तो वो जो है टूटा, टूटा किस चीज़ में, H2 में और O2 में, H2 में और O2 में टूटा। टूटा क्यों, ये तो डिस्टिल वाटर नॉन कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सम ड्रॉप्स ऑफ HCl मिला दिए तो ये कंडक्टर बन गया, तो ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्या प्रभाव पड़ा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, तो देखा कि यहाँ बुलबुला बन गया। तो इतना चीज बनता है। when we passage, when current passes through a liquid, the chemical changes occur। ये केमिकल चेंजेज ऑकर होते हैं। क्या है, एगो तो देखे कि बबल्स एट इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स जमा हो गए। कभी ऐसा भी होता है कि मेटल भी इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, मेटल भी कहीं कहीं मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स जमा हो जाता है। और
कभी कभी चेंज इन कॉलर भी होता है। तो इस बारे में बबल लाइट इलेक्ट्रोड हम लोग अभी देख लिए हैं, इसके पहले जो बढ़ाया गया। अच्छा, मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ेंगे, कैसे मेटल इलेक्ट्रोड पर आ जाता है, और चेंज इन कलर के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। एक आलू ले लेते हैं बड़ा सा, उसको काट देते हैं, और काट करके चेंज इन कलर के बारे में देख रहे हैं। तो आलू को काट करके ऐसे आलू हुआ, उसको काट दिए, और काट करके उसमें 2 आयरन नेल्स लगा देते हैं, चाहे कॉपर नेल्स लगा देते हैं। मान लीजिए कॉपरे नेल हो गया, हम आयरन नेल लिखते हैं, कॉपर का है लिखे, आयरन नेल्स लगा देते हैं इसमें। और इसमें क्या कर, दोनों के बीच के दूरी करीब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं, और इसको क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर स्विच भी लगा देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा, बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें करंट बहने लगता है। यहाँ पर बल्ब भी लगा दीजिए, चाहे वो डिफ्लेक्टर जो था नीडल कंपास लगा दीजिए, पता चलेगा कि करंट बह रहा है। तो देख लिए कि जब करंट बह रहा है तो वैसी स्थिति में अब कुछ देर छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही करंट को जुड़े हुए। तो जुड़े हुए छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि 15-20 मिनट के बाद ये जो पॉजिटिव पोल से जो जुड़ा हुआ है वहाँ पर ग्रीनिश ब्लू रंग का एक घेरा बन जाता है यहाँ पर। ये इस नेल के पास, इस नेल के पास ये जो नेल है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ग्रीनिश ब्लू सर्किल टाइप का बन जाता है, घेरा बन जाता है, ग्रीनिश ब्लू सर्किल यहाँ बन जाता है। तो इसका मतलब कि रंग बदल गया, पहले तो रंग उजला था आलू का, अब हो गया ग्रीनिश ब्लू। तो आया और स्टार्च वगैरह के कारण से होता है, ये भी हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। लेकिन ग्रीनिश ब्लू रंग हो गया, मतलब कि चेंज इन कलर हो गया। तो ये जो है हम लोगों ने जाना कि करंट लिक्विड से पास करते हैं तो केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? तो बबल एट इलेक्ट्रोड। तो बबल क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मेटल ऑन इलेक्ट्रोड, मेटल भी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ेंगे। और चेंज इन कलर जो हम लोगों ने देखा आलू काट के, कट पोटैटो में बिजली हम लोगों ने बहवाया तो देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है वहाँ ग्रीनिश ब्लू सर्किल बन गया। अब एक बात और जानिए, गंभीर बात है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये बैटरी से जोड़ दिया गया है, पता नहीं है कि किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, और कहा गया कि पता करिए कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। आपको दे दिया गया एक सेल, उसमें मार्क नहीं है कि किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, और कहा गया कि बताइए कि किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है। तब करेंगे क्या? तब पट दे जाइए घर से एक आलू निकालिए, आलू को काटिए, आलू को काट करके उसमें करंट बहवाइए उस सेल से। तो देखेंगे कि जिस सेल के जिस टर्मिनल को जोड़े हैं इस आयरन नेल को गाड़े रहेंगे उसमें दो, जिस आयरन नेल से जिस टर्मिनल को जोड़े हैं जिस आयरन नेल के किनारे ग्रीनिश ब्लू बन गया, तो समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और आप बता दीजिए कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह से हम लोगों ने जाना। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग हम लोग बोले देखेंगे जी कहाँ कहाँ प्रयोग होता है हम लोग के लाइफ में, साइंस में कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट। इसका हम लोगों के दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हुआ करता है इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और क्या करते हैं, मेकिंग नहीं, मेकिंग रिक्वायर्ड कंपाउंड। कंपाउंड भी कभी कभी बनाते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड कंपाउंड बनाते हैं, फिर इसके बाद रिक्वायर्ड एलिमेंट भी निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड एलिमेंट भी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद और क्या काम करते हैं, यहीं रिक्वायर्ड एलिमेंट यहाँ लिख दें। एलिमेंट हो गया, यहाँ पर कंपाउंड कर दें। एक हो गया डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, इतना यूज होता है। 5 यूज हमने लिखा। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लें। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक के चलते जो प्लेटिंग होता है उसको कलई बोलते हैं। प्लेटिंग को बोलते हैं कलई। और इलेक्ट्रो मतलब बिजली। जो कलई का काम होता है, ठगी का काम होता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब ठगी किस तरह का हुआ कि नीचे दब माल रखा हुआ है, दब चीज है, और उसके ऊपर से मान लीजिए कि सोने का प्लेटिंग कर दिए, तो अब दिखने लगा सोने की तरह। और है वो मान लीजिए चांदी, और चांदी के ऊपर सोने की कलई कर दी गई, तो लोग तो समझेंगे कि सोने ना है, तो वहाँ कलई ना हुआ, वहाँ ठगी ही ना हुआ। अब मान लीजिए हम लोग के जो साइकिल की घंटी है, साइकिल की घंटी लोहे का होता है, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग किया हुआ है, तो वो खूब सुंदर चमकता है। चमकता है तो हम लोग कहेंगे वाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन वहाँ भी तो कलई ही है ना, ठगी ही ना है। लोहे को क्रोमियम से ढक के दिखाया गया है चमक को। खैर ठीक हो, जो रहे, हम लोग कलई मतलब ठगी जानेंगे। यही हम लोग अभी तक सुनते आए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन अब हम लोग ठगी नहीं कह के कहेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कि किसी भी ऐसे चीज पर उसको चीज को चढ़ाना जिससे हम लोग को लाभ मिलता है, वो इरोड नहीं होता है। इरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का होता है, तो मेन क्रोमियम का होता है, निकेल का होता है, टीन का होता है, और चांदी का भी होता है, और सोना का भी होता है, गोल्ड का भी होता है। इसको एयू कहते हैं। हाँ, तो क्रोमियम, निकेल, टीन, सिल्वर, गोल्ड, इसको लिखें क्रोमियम। क्रोमियम हिंदी में एथिए में लिख देते हैं, भाषा में क्रोमियम, निकेल,
सिल्वर चांदी, गोल्ड, ये सब जो चीज़ हैं इन्हीं का मेनली टीन और टीन भी, इन सब चीज़ों का प्लेटिंग किया जाता है। और प्लेटिंग करने से लाभ ये होता है कि मान लीजिए लोहा है, लोहा हवा में छोड़ दिए हैं, उसमें जंग लग जाता है, तो जंग लगने से बचाने के लिए भी हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं, क्रोमियल के चाहे निकेल के, किसी चीज़ का, टीन का, जिस पर जंग नहीं लगता है उस मटेरियल का कर देते हैं, विरोध नहीं होता है। कभी कभी देखते होंगे कि साइकिल के घंटी के ऊपर का परत उतर गया, कलई उतर गया, तब वो उसमें जंग लगने लगता है। साइकिल का जो रिम होता है, रिम में भी चमक रहता है, रिम का जो परत उतर गया तब देखते हैं कि उसमें जंग लगने लगा, मतलब नीचे लोहा है या स्टील है और उस पर से क्रोमियम चढ़ाया हुआ है। खैर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जाने तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हुआ, हाँ सब जगह वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है, इसमें इलेक्ट्रोड लगे ही हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं, इलेक्ट्रोड लगते हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़ता है, एक इलेक्ट्रोड सेल के बैटरी के निगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है। और दोनों में करीब ज़्यादा अंतर नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा अंतर रखने पर जो हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते हैं वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की एक दूसरे से दूरी रखेंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी वही रखें, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए दोनों कार्बन ही हैं, दोनों कार्बन है, कार्बन नहीं तो ये अलग अलग होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरी याद रखें कि जिस चीज का परत चढ़ाना है उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। तो प्लेटिंग मटेरियल सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, जो सॉल्यूशन होगा वो ले लिया जाता है। मान लीजिए कॉपर का प्लेटिंग करना है तो कॉपर सल्फेट ले लेंगे, सिल्वर का चढ़ाना है तो AgNO3 ले लेंगे। तो जिसका प्लेटिंग करना है जिस मटेरियल का उसका इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। दूसरा जिस पर चढ़ाना है उसको निगेटिव करते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो है जो निगेटिव है, निगेटिव पर चढ़ाना है, मैंने मान लीजिए कि ये है आयरन का, ये आयरन का है, इसी पर चढ़ाना है, तो आयरन को हमेशा निगेटिव पर रखेंगे। तो द इलेक्ट्रोड which will be plated should be कैथोड, उसको कैथोड बना दीजिए, निगेटिव चार्ज से जोड़ दीजिए, उसको कैथोड बना दीजिए। द इलेक्ट्रोड which will be plated, जिसको प्लेटेड करना है, should be कैथोड, उसको कैथोड, वो कैथोड रहेगा। तीसरा रहेगा द इलेक्ट्रोड which metal, जो मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, which metal is electroplated
शुड बी एनोड, उसको एनोड ले लेते हैं, शुड बी एनोड। तो तीन चीज हुआ, एनोड हो जाएगा। हाँ, तो तीन तीन हो गया इसमें कि जिस मेटल का प्लेटिंग करना है उसका सॉल्यूशन ले लेना होता है एज इलेक्ट्रोलाइट, जिस पर माल चढ़ाना है, कलई चढ़ाना है, उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जिस मटेरियल का माल चढ़ाना है, मान लीजिए कि कॉपर का माल चढ़ाना है आयरन पर, तो कॉपर का जो रड लेंगे, ये कॉपर रड लेंगे, ये कॉपर रड लेंगे, कॉपर रड लेंगे और इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। अब होता, हाँ, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मूल सिद्धांत हो गया। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है कॉपर का, कॉपर सॉल्यूशन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, आयरन पर चढ़ जाएगा। एक हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का प्रैक्टिकल करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक प्रैक्टिकल करें, एक्टिविटी करें। तो उसमें होगा कि ये जो है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिए, इसमें मान लीजिए कि हम लोग का जो चाबी है घर के, चाहे ताले का चाबी लोहे का बना हुआ है, तो लोहे का बना हुआ है तो वो चाबी को ले लिए, चाबी ऐसा हुआ, ये चाबी हो गया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिए, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, ये हुआ कॉपर का रड, कॉपर रड हो गया, कॉपर रड हो गया। अब इसको पॉजिटिव से जोड़ दिए हैं, इसको नेगेटिव से जोड़ दिए हैं, करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसे आधा घंटा तक करंट बहवाते हैं, तो देखते हैं निकाल करके, तो देखते हैं कि चाबी के ऊपर अब लाल रंग चढ़ गया है, इसके ऊपर लाल रंग चढ़ गया है, इसका मतलब कि चाबी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, कॉपर प्लेटिंग हो गया। जिस मेटल का प्लेटिंग होता है वैसा नाम दे देते हैं, जैसे कॉपर चढ़ाए तो कॉपर प्लेटिंग, जिंक चढ़ाए तो जिंक प्लेटिंग, सोना चढ़ाए तो गोल्ड प्लेटिंग, चांदी चढ़ाए तो सिल्वर प्लेटिंग, टीन चढ़ाए तो टीन प्लेटिंग। इस तरह से यहाँ पर कॉपर चूंकि चढ़ाए हैं तो कॉपर प्लेटिंग चाबी का हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोगों ने जाना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है सस्ता चीज पर महंगे चीज का होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से उसका कोरोसिव गुण खत्म हो जाता है। वैसे मेटल का प्लेटिंग करते हैं जिसमें कोरोशन बहुत कम होता है, बहुत देरी से होता है। कोरोशन तो दुनिया में सब चीज का होता है, लेकिन बहुत देरी से होता है, वैसे चीज का हम लोग प्लेटिंग करते हैं। कॉपर भी है, जल्दी नहीं खराब होता है, तो इसीलिए कॉपर प्लेटिंग यहाँ हम लोगों ने चाबी पर किया। क्रोमियम उससे भी अच्छा है, क्रोमियम का प्लेटिंग यदि कर दें तो वो जल्दी नहीं खराब होता है। तो हम लोगों ने हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिस्टिल वाटर ले लिया 250 ml, उसमें कॉपर सल्फेट मतलब तूतिया डाल दिए, तूतिया डालने के बाद उसको घोल दिए, घोलने के बाद उसमें चाबी लटका दिए जिसको प्लेटिंग, जिस पर प्लेटिंग करना है, और एक कॉपर का रड लटका दिए, और यह रड लटका दिए और ऐसा आधा घंटा तक किए तो चाबी के का रंग लाल हो गया, मतलब इस पर कॉपर चढ़ गया। और यह भी देखते हैं कि ये जो कॉपर का रड है इसमें से कुछ घट गया है, कुछ मेटल हट गया है, तो वही ना मेटल जाके यहाँ गया। वो क्या करता है कि इसमें जो हम लोग तुतिया घोले उसमें कॉपर आयन डबल प्लस, कॉपर डबल प्लस आयन और सल्फेट डबल माइनस आयन,
इसमें फ्री होके घूमते हैं, फ्री रेडिकल्स ये घूमते हैं। तो जो आए नेगेटिव के पास कॉपर, उनको तो ही पकड़ लिया। अब सल्फर तो हो गया अकेले, बस सल्फर यहाँ आता है कॉपर रॉड के पास, कॉपर माने एनोड के पास आता है, और यहाँ से कॉपर लेकर फिर सल्फर चला जाता है। इस तरह से कॉपर सल्फर का आना और यहाँ से कॉपर ले जाना, और फिर इसको दे देना नेगेटिव माने चाबी को दे देना, यही चलते रहता है। ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जाने। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लाभ क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो सबसे पहला तो कोरोशन रोकने के लिए हम लोग करते हैं, टू प्रिवेंट कोरोशन, टू प्रिवेंट कोरोशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग is done of non-corrosive materials। ये हुआ, तो कोरोशन रोकने के लिए करते हैं। और जैसे कि मूल्यवान चीज गोल्ड है, गोल्ड लेकर हम कहाँ कहाँ चलेंगे, तो चांदी का और महंगा चीज है, कोई कहीं, अब तो छीनने का युग है, सब लोग छीन छान करता है, ट्रेन में, बस में, बाजार में, जहाँ जाइए वो जो चेन स्नेकर हैं, जो लोग चेन को खींचने वाले हैं, स्नेचर लोग, छीन भाग जाते हैं। वैसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि चांदी के ऊपर सोने का प्लेटिंग करा लेते हैं। ले गया तो ले गया, चांदी ले गया, चांदी का छोटा सा सिकरी ले गया, तो उसे क्या हुआ? तो इसमें होता है लाभ क्या? टू इलेक्ट्रोप्लेट ऑफ चिप, टू इलेक्ट्रोप्लेट ऑफ चिप materials by valuable materials, मैंने गोल्ड का वैल्यूएबल मटेरियल्स का प्लेटिंग कर देते हैं। तीसरा का कोरोशन को रोकते हैं, इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, तो टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। अब मान लीजिए क्रोमियम है, क्रोमियम तो महंगा चीज है, उसका अगर बर्तन बनाते हैं, उसका कोई औजार बनाते हैं, तब उस स्थिति में वो बहुत खर्चीला होगा। लेकिन वही स्टील के ऊपर क्रोमियम का कर दिए प्लेटिंग, तो वो ड्यूरेबल हो गया। जैसे गाड़ी के सामने जो डंप लगा हुआ रहता है, रड टाइप का, देखे होंगे, मोटा सा पाइप जैसा, उसको शायद डम्फर कहते हैं, डम्फर बोलते हैं। तो वो डम्फर के ऊपर निकेल या तो चढ़ा रहेगा या क्रोमियम चढ़ा रहेगा। कुछ दिन के बाद जब वो उतर जाता है तो उसमें भी मोर्चा लगने लगता है, जंक लगने लगता है, रस्टिंग होने लगता है। तो उसके लिए ड्यूरेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, उससे अब हम लोगों ने उसका यूज जाना, मतलब लाभ जाना, क्या यूज करते हैं, क्या लाभ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को जाना। अब जानेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। सब जगह पर हम लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बनाना पड़ ही रहा है। कितनी बार इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना,
कोई कहा नहीं जा सकता है। ले फिर बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखिए मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। अब जैसे आयरन ओर से जो मेटल बन के तैयार हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इम्प्योर मेटल का एनोड बना देते हैं। इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बना देते हैं, और एक प्योर मेटल का जो होता है उसका कैथोड बना देते हैं, और इसमें लिक्विड डाल देते हैं। मान लीजिए ये इम्प्योर जो है इम्प्योर कॉपर है, और ये जो है सो प्योर कॉपर। प्योर कॉपर इसलिए लेते हैं कि जो हम लोग ला रहे हैं वो तो प्योर ला रहे हैं, तो प्योर में प्योर रहेगा तबे ना अच्छा रहेगा। अगर प्योर नहीं लेंगे तो हम ला रहे हैं प्योर, वहाँ है इम्प्योर, तो फिर तो वही गड़बड़ हो गया, इम्प्योरे रह गया। इसलिए प्योर मेटल, प्योर कॉपर यहाँ ले लिए और इम्प्योर कॉपर यहाँ पर ले लिए, और इसमें करंट को जोड़ देते हैं। तो करंट जोड़ते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं सेल होल जोड़ देते हैं, जैसे हमेशा करते आए हैं। तो देखते हैं क्या कि इस पर जो है इसका थिकनेस बढ़ रहा है, ये पतला स्ट्रिप लिए हुए रहते हैं, तो इसका जो है थिकनेस बढ़ रहा है, और पॉजिटिव का एनोड का कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है कैथोड वाला, वो उसमें उसकी मोटाई बढ़ रही है, और इसके जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है उसकी मोटाई घट रही है। कारण है कि ये जो मटेरियल है इसमें का जाके प्योर वाले पर चढ़ने लगता है, और यह भी देखते हैं कि नीचे में छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल जैसा बैठा हुआ रहता है नीचे में पेंदी में। ये जो बीकर है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके पेंदी में ये डस्ट जैसा बैठा हुआ है। ये पता चलता है कि ये जो बैठा है सो इम्प्यूरिटी है, गंदगी है, वो गंदगी नीचे बैठ जाता है, और बढ़िया जो कॉपर है इस पर आता है, और ये जो रहता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन रहता है। और बताए हैं कि वो कॉपर लेता है, फिर सल्फर होता है, सल्फर यहाँ आएगा, इस एनोड से फिर ये कॉपर लेके फिर जाएगा इधर, ऐसे करते 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 इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड पर चढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में जान गए। अब रिक्वायर्ड एलिमेंट बनाने का, अब मान लीजिए हम लोगों को तैयार करना है कॉपर सल्फेट से कॉपर बनाना है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट से चाहे कॉपर कहीं से, अब मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 ले लीजिए, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट से हमको सिल्वर निकालना है। तब क्या करते हैं कि इसका को पिघला देते हैं, इसको क्या करते हैं AgNO3 को, चाहे NaCl है, उसको इतना टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये तो कांच ओच में बना हुआ है, लेकिन ऐसा सेल लिया जाता है जो कि अब NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, नमक, साधारण नमक, ये करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, खौलता है, मान लीजिए 1500 पर मेल्ट होता है। तो
तो जितना मेल्ट हुआ तो वो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाला ना बर्तन में रखेंगे। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, कैथोड डालते, एनोड डालते हैं, कैथोड डालते हैं। तो जो कैथोड जहाँ है वहाँ पर सोडियम जमा हो जाता है, यहाँ पर सोडियम जमा हो जाता है और क्लोरीन जो है सो फ्री होके निकल जाता है, तो सोडियम जमा हो गया। तो मोल्टेन जो है, मोल्टेन साल्ट, मोल्टेन साल्ट ले लेते हैं चाहे कंपाउंड ले लेते हैं, मोल्टेन साल्ट चाहे मोल्टेन कंपाउंड ले लेते हैं। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ, मेल्टेड, मेल्टेड चाहे मोल्टेन एक ही बात हुआ। तो वही साल्ट को उसी साल्ट में करंट बहवाते हैं, उसमें कुछ मिलाते नहीं हैं, कोई पानी नहीं मिलाते हैं, सिर्फ साल्ट रहता है, उसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसमें वही इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो जो कैथोड होता है उस पर जो होता है मेटल जमा हो जाता है। जो मेटल मान लीजिए एजी बनाना है हमको, मतलब कि सिल्वर बनाना है, सिल्वर जमा कर लेते हैं, सिल्वर के रड वहाँ ले लेंगे कैथोड के जगह पर। सोडियम जमा करना है, सोडियम रड ले लेते हैं, सोडियम बन जाएगा। इस तरह से रिक्वायर्ड एलिमेंट हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे रिक्वायर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कैसे रिक्वायर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब मान लीजिए कि मोल्टेड सोडियम क्लोराइड ले लिए हैं। अब उसमें जो सोडियम क्लोराइड है मोल्टेड का, अब इसको घोले ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड का पानी में सॉल्यूशन ले लीजिए, पानी में सॉल्यूशन ले लिए और उसमें डाल दिए इलेक्ट्रोड निगेटिव पॉजिटिव, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिए। जब इसको देखते करते हैं तो जो करंट बहने लगता है, वैसी स्थिति में इस पर सोडियम जमा हो जाता है और माने कैथोड पर सोडियम जमा होता है और क्लोरीन जो है फ्री होकर के गैस निकल जाता है। गैस क्लोरीन निकल गया तो बच क्या गया, सोडियम। ये मान लीजिए कि ले लिए हैं कार्बन का, कार्बन रॉड ले लिए हैं, कार्बन रॉड ले लिए, तो ये कुछ छोड़ता उड़ता नहीं है जो उस पर जाएगा। तो जो जितना भी सोडियम है वो टूट के सोडियम क्लोराइड से इस कैथोड पर जमा हो जाता है। और चूंकि इसमें पानी रखे हुए हैं तो उस पानी से सोडियम रिएक्शन करके H2O से रिएक्शन करके NaOH बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो रिक्वायर्ड कंपाउंड सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, रिक्वायर्ड कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने बना लिया। तो जो हम लोग चाहते हैं कि कंपाउंड बनावें उससे बनने लायक रहता है तो बन जाता है। ये हुआ हम लोग का रिक्वायर्ड कंपाउंड। और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड तो हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो उसके बारे में तो हमको नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। पानी जो है एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। हम लोग कंपाउंड का डिफिनीशन भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जानेंगे, अभी सिर्फ जाने कि पानी एक कंपाउंड है, जाने कि पानी एक कंपाउंड है। तो इसमें H2 पानी ले लिए, मान लीजिए कि 250 ml, 250 ml सब जगह लिखता है, हम लोग 250 ml ही लिखें कि 250 ml, 250 ml पानी ले लिए, H2O ले लिए, 250 ml H2O ले लिए और उसको एसिडी, उसमें एसिड डाल दिए, एसिडिफाई कर दिए, मतलब कि H2SO4 डाल दिए और इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। तो कुछ देर जब करंट बहता है
तो देखते हैं क्या कि वो बुलबुला हो गया, तो यहाँ जो है कंपाउंड H2O जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। विभिन्न अवयवों में जिन जिन कंपोनेंट से बना हुआ है उसमें टूट जाना, उसको डिकम्पोज कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जैसे पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ये इसका डिकम्पोज होना मतलब इसका टूटना। कौन चीज में टूटना? जिस चीज से बना हुआ है। तो बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर निगेटिव पर, कैथोड पर H2 आ जाता है, H2 का बबल्स आ जाता है, और एनोड पर O2 आ जाता है। यहाँ O2 आ जाता है, यहाँ H2 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में जाना। अब इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समाप्त होता है। और आज हमको यहीं पर विदा दीजिए, और आपसे अनुरोध है कि हमारे एक्सलेट एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि जो भी नोटिफिकेशंस हों आप तक पहुँचे, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे आपके लाभ होने के साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ हो, और लाइक भी थोड़ा करें जिससे मेरा हौसला बढ़ते रहे। थैंक यू।